चलिए वीडियो 2 में डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। एडिशनल एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में बात करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स, जो पेस्टिसाइड्स भी जिनको बोला जाता है, ये डीडीटी या डाइक्लोरोफ्लोरिन, ओके डीडीटी होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्रो एथिलीन होता है। इनका जो नेचर होता है इंसेक्ट के लिए हार्मफुल होता है और ह्यूमन के लिए भी ये पॉइजनियस होता है। इनके हेल्थ के इफेक्ट्स की बात करते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, अटैक ऑन द विटल ऑर्गेन्स, प्रीमेच्योर लेवर्स और अबॉर्शन हाई कंसनट्रेशन में होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात करते हैं तो रीच एम्बियंट एयर में होते हैं, दे आर रीच इन एम्बियंट एयर। इसके एग्जांपल्स होते हैं फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60 एंड स्टोरेंटियम 90, रेडियम 226, कार्बन 14, सल्फर 35, कैल्शियम 45 और यूरेनियम। दे ऑल आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ओके, दे आल्सो एयर पोल्यूटेंट्स। ओके, अब इनके हेल्थ इफेक्ट्स की बात करते हैं। इनकी वजह से एनीमिया होता है, ल्यूकेमीमिया होता है, कैंसर हो सकता है, जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकता है, स्टेरिलिटी हो सकता है और कॉग्निशन मेलफॉर्मेशंस हो सकता है इनकी वजह से। ये एलर्जी एजेंट्स भी हो सकते हैं। एयर पोल्यूटेंट एयरबोर्न माइक्रोब्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स एक्ट एज एलर्जीन्स एंड बॉडी रिएक्शन की बात करें तो मेनली स्किन्स और रेस्पिरेटरी थ्रेट्स के अंदर ये एलर्जी एजेंट होते हैं। इसके बाद में इनको रिकॉग्नाइजेशन मेडिकल पर्सनल के द्वारा होती है। नेक्स्ट वक्त बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लांट्स के ऊपर जो एयर पोल्यूशन का जो इफेक्ट पड़ता है उसकी बात करते हैं। जनरल इम्पैक्ट जो होता है एयर पोल्यूशन के एडवर्स इम्पैक्ट होता है, सिर्फ ह्यूमन हेल्थ तक ही लिमिटेड नहीं होते, प्लांट्स भी सीरियसली अफेक्टेड होते हैं इनकी वजह से। मोस्ट प्रोमिनेंट पोल्यूटेंट की बात करते हैं फ्लोरीन। ये जो उसका सोर्स होते हैं वो होता है एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज से ये निकलती हैं फ्लोरीन। ये गैस इंडस्ट्रीज से और फास्टफूड इंडस्ट्रीज से और फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज से ये इनके सोर्सेज होते हैं। इनके कंसंट्रेशन इफेक्ट की बात करें तो 0.3 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब होता है। ये रिजल्ट्स होते हैं फोटोटॉक्सिक केमिकल इफेक्ट्स होना प्लांट, ठीक है इनके। अब बात करते हैं अदर हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं जो होते हैं SO2, HF, HCl, Cl2, O3, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NH3, Hg, H2S, पेन, हर्बिसाइड्स और स्मोक्स। तो ये पहले हम पढ़ चुके थे, ये भी पढ़ चुके थे, ये इसको याद रखना, इसको याद रखना। ये हम पढ़ चुके थे, ये भी पहले पढ़ चुके थे, ये पढ़ चुके थे, इसको याद रखना। ये पढ़ चुके थे, ये पढ़ चुके थे, इसको याद रखना और ये भी पढ़ चुके थे। तो आपको क्या कहते हैं ना, HCl, O3 और Hg और हर्बिसाइड्स, ठीक है। अब बात करते हैं मोड ऑफ डैमेज की। डैमेज अकर मेनली इन ए लीफ स्ट्रक्चर। जो जो प्लांट्स के अंदर जो डैमेज होता है मोस्टली वो होता है लीफ स्ट्रक्चर डैमेज होता है। पोल्यूटेंट्स लीफ के स्टोमेटा क्लॉग कर देते हैं, मतलब कि जो पत्तियों के अंदर जो जिससे वो एयर अब्जॉर्ब कर देते हैं, जिनको बोलता है स्टोमेटा, उसको क्या कर देता है, ये क्लॉग कर देता है, ठीक है। CO2 इंटेक्ट रिड्यूस होता है इनकी वजह से और फोटोसिंथेसिस पे एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं सीमेंट किल्न डस्ट की। ये ड्राई कंडीशन में ये लीफ सरफेस पर थोड़ा सा डैमेज कर देता है और मोस्ट कंडीशन में सीरियस डैमेज करता है। प्लांट टिश्यूज़ में ग्रोथ को इनहिबिशन करता है। अभी थोड़े इंपॉर्टेंट नोट की बात करें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड रिकवरी से SO2 अटैक मच स्लोवर होता है, ठीक है। क्लोरीन टॉक्सिसिटी जो होती है SO2 से 2-3 टाइम ज़्यादा टॉक्सिक होता है। क्लोरीन जो होता है, ये क्लोरीन टॉक्सिसिटी होती है SO2 से 2 या 3 गुना ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड जो होती है SO2 से कंसिडरेबली लेस टॉक्स होती है, मतलब जो हाइड्रोजन क्लोराइड होती है ना SO2 से थोड़ी सी कम टॉक्सिक होती है। उसके बाद करते हैं इफेक्ट ऑन लाइव स्टॉक पे इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जनरल मैकेनिज्म समझते हैं। फार्मल एनिमल्स अफेक्ट होते हैं जब एनिमल प्लांट ग्रास फोडर वेजिटेशन को कंज्यूम करते हैं जो एयर पोल्यूटेंट से कंटामिनेंट हो। इंपॉर्टेंट कंटामिनेंट की बात करते हैं तो इनमें फ्लोरीन होता है, आर्सेनिक होता है, लेड होता है। ये जो मोस्ट इफेक्ट करता है लाइव स्टॉक को ये वो होते हैं फ्लोरीन हो गया, आर्सेनिक हो गया और लेड हो गया, ये लाइव स्टॉक को अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं फ्लोरीन की। ये सबसे वर्स्ट पोल्यूटेंट है। इसका रीज़न आता है क्लाइमेट, कैटल्स और सीप ज़्यादा ससेप्टेबल्स होते हैं। एक्सपोजर बात करते हैं फ्लोरीन कंटामिनेंट वेजिटेशन ग्रेजिंग, इसकी वजह से फ्लोरोसिस डिजीज़ होती है एनिमल्स के अंदर। इसके जो सिम्टम्स ऑफ एडवांस फ्लोरोसिस की बात करते हैं
तो लैक ऑफ एपेटाइट्स, जनरल इल हेल्थ, मेल न्यूट्रिशन, लोअर फर्टिलिटी, रिड्यूस्ड मिल्क प्रोडक्शन और ग्रोथ रिटार्डेशन सब इनकी वजह से होता है। क्या क्या होता है? लैक ऑफ एपेटाइट्स, जनरल इल हेल्थ, लोअर फर्टिलिटी, रिड्यूस्ड मिल्क प्रोडक्शन और ग्रोथ रिटार्डेशन, सारी चीज़ें फ्लोरीन की वजह से आता है। दूसरी चीज़ आती है आर्सेनिक्स। आर्सेनिक का जो सोर्स होता है, आर्सेनिक कंटामिनेंट वेजिटेशंस, इनका कैटल्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है? आर्सेनिक पॉइजन, जिसके सिम्टम्स होते हैं सैलिवेशन, थ्रिस्ट, वोमिटिंग एंड अनईजीनेस, फीवल्स कंडीशंस, इरेगुलर पल्स और रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स। ये लाइव स्टॉक में किसकी वजह से होता है? आर्सेनिक की वजह से। कौन कौन सी? सैलिवेशन, थ्रिस्ट, वोमिटिंग, अनईजीनेस एंड फीवल कंडीशन, इरेगुलर पल्स और रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट चलता है लेड। इसकी वजह से इसके सोर्स ऑफ कंटामिनेंट्स की बात करते हैं तो ये इंडस्ट्रियल सोर्स होते हैं, जैसे स्मेल्टर्स, कोक ओवंस और कोल कम्बशन की प्रोसेस से ये इनके सोर्सेज होते हैं। इनके इंटेक की बात करते हैं तो लीड कंटामिनेटेड वेजिटेशन होता है। इसकी वजह से जो एनिमल पे इफेक्ट पड़ता है वो होता है लेड पॉइजनिंग, इनेबिलिटी टू स्टैंड, स्टैगरिंग एंड प्रोटेस्ट्रेशन होता है, कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट्स एंड पैरालिसिस ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डायरिया। ये सब चीज़ें इनकी वजह से होती हैं, ये लेड की वजह से ये लाइव स्टॉक पर ये जो इफेक्ट होता है। नेक्स्ट चलता है इफेक्ट ऑफ मटेरियल एंड सर्विसेज। जो मटेरियल और सर्विस पे जो इफेक्ट पड़ता है किसकी वजह से? पोल्यूशन की वजह से। वो होता है मेटलिक और नॉन मेटलिक सरफेस। पहला आता है डिटोरिएशन इफेक्ट, मेटलिक सरफेस, ग्लास सरफेस, पेंटेड सरफेस और बिल्डिंग सरफेस, ये सब इसकी वजह से इफेक्ट होते हैं। अब बात करते हैं रबर, पेपर, फैब्रिक, डैमेज टू द रबर सरफेस। रबर, पेपर, फैब्रिक, ये सारी चीज़ें पोल्यूशन की वजह से अफेक्ट होती हैं। एसिड फ्यूम्स रिएक्शन की बात करते हैं तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर न्यूट्रिएंट्स एटमॉस्फेरिक में वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं और एसिडिक फ्यूम बनाते हैं जो मेटल सरफेस पर अटैक होता है। ठीक है, एसिडिक फ्यूम रिएक्शन की बात करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के साथ रिएक्ट होता है, एसिडिक फ्यूम बनाते हैं और मेटल सरफेस पर अटैक करते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज की। कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में क्या होता है? ये डैमेज करती है कंप्यूटर सिस्टम को, स्विच गियर को और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को, यही ये अफेक्ट करती है। अब बात करते हैं फ्लोरीन की। ये हाईली रिएक्टिवेट होता है, कंसनट्रेशन इफेक्ट बात करते हैं इसकी, ग्लास इचिंग होती है, डैमेज टू द विंडोज होती हैं, ये सारी फ्लोरीन की वजह से होती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट की बात करें तो लेड ऑक्साइड पेंट के साथ रिएक्ट करता है और लेड सल्फेट बनाता है। इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है वाइट पेंटेड सरफेस या ब्राउन टिंट ओवरनाइट। अब बात करते हैं फैब्रिक सरफेस या सिंथेटिक्स की। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेंट के कॉन्टेक्ट में इफेक्ट और क्विक क्रैकिंग का काम करती है। ठीक है, फैब्रिक रबर सिंथेसिस क्या करती है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेंट के कांटेक्ट में क्विक क्रैकिंग करती है फैब्रिक्स के अंदर, और ये एजिंग या डिस्कलरेशन इसी की वजह से होता है। बात करते हैं इलेक्ट्रिक केबल्स और पोल्स पर एयर पोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक केबल्स या पावर लीकेज, डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स, इन सब का लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या डैमेज इंसुलेटर्स या टेंशन लाइन्स के अंदर इसका इफेक्ट देखा जाता है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एक्वाटिक लाइफ पे। इसमें क्या होता है कि मिक्सिंग विद द रेन होता है, एयर पोल्यूटेंट रेन के साथ मिक्स होते हैं, फिर एसिडिटी इंक्रीज होती है और फ्रेश वाटर लेक में एसिडिटी बढ़ती है। इसका जो इम्पैक्ट होता है एक्वाटिक लाइफ को अफेक्ट करता है, स्पेशली फिशेज को। नेक्स्ट चलते हैं इफेक्ट ऑन ग्लोबल और रीजनल एनवायरनमेंट। ग्लोबल और रीजनल एनवायरनमेंट में बात करते हैं तो एसिड रेन जो होती हैं एयर पोल्यूटेंट के कारण एसिड रेन होती हैं। ओजोन डिप्लीशन की बात करते हैं तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि एयर पोल्यूटेंट ग्लोबल वार्मिंग का कोजेस करते हैं, जो रिजल्ट होते हैं इन्वायरमेंट एडवर्सली अफेक्ट होता है। और इसी स्केल के इम्पैक्ट को बात करते हैं, ये रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इस चीज़ का। फोटोकेमिकल एयर पोल्यूशन क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म होता है जो ड्यू टू फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स दोनों होते हैं। ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की में होता है। तो आपको पहले भी पढ़ाया था मैंने फोटोकेमिकल के बारे में कि ये किस किस से होता है, हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से, और प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट से क्या बनता है, फोटोकेमिकल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं
नाइट्रोजन ऑक्साइड फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये कैसे होती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। अल्ट्रावायलेट लाइट यूवी जो रेज होती हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, जिससे रिएक्शन होती है ये NO2 प्लस HB और NO2, ओके, जिसका डिकम्पोजिशन हाईली एनर्जी NO2 या अनस्टेबल होता है, जो ब्रेक होता है बाद में NO प्लस ओके एटॉमिक ऑक्सीजन में। ओजोन फॉर्मेशन कैसे होता है? इसमें जो एटॉमिक ऑक्सीजन रैपिडली रिएक्ट करता है विद मोलिकुलर्स ऑफ ऑक्सीजन्स, तो ये ऐसे मिलके ओजोन बन जाता है। ओजोन रिएक्शन विद NO, जब ओजोन नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो ये NO2 प्लस O2 बनाता है, जो रोल ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन की प्रेजेंस में एडिशनल रिएक्शन होती है और जो फॉर्मेशन करती हैं एल्डिहाइड प्रोक्साइड और प्रोक्साइड एसिटिल नाइट्रेट की, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन से फॉर्मेशन किस चीज़ का होता है? एल्डिहाइड का, प्रोक्साइड्स का और प्रोक्साइड एसिटिलीन नाइट्रेट का, जिसे PAN बोला जाता है। रोल ऑफ वाटर वेपर की बात करते हैं इसमें, तो वाटर वेपर प्रेजेंट होती हैं, जो फॉर्मेशन होता है नाइट्रिक एसिड का। वाटर वेपर के फॉर्मेशन से क्या बनती हैं यहाँ पर? नाइट्रिक एसिड जिसे HNO3 बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है SO2 के साथ, तो ओजोन फॉर्मेशन में ओजोन एटमॉस्फेयर में हो सकता है, जिसका ये एज ए बाई प्रोडक्ट। अब इसकी प्रोसेस की बात करते हैं। फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन में सल्फर ऑक्साइड होता है सल्फ्यूरिक एसिड तक, ठीक है। तो ये क्या बनाती है? H2SO4, ये बनाती है H2SO4 तक, ठीक। इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो इस प्रोसेस की एफिशिएंसी लो होती है। नेक्स्ट चलते हैं। एल्डिहाइड फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ये क्या होती है? डिकम्पोजिशन ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है एल्डिहाइड का, ठीक है। प्रोडक्ट की बात करें तो ये फ्री रेडिकल और ओजोन होती है। ये प्रोडक्ट होता है, ये फ्री रेडिकल और ओजोन होती है। एल्डिहाइड फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। डिकम्पोजिशन और फोटोकेमिकल, ये डिकम्पोजिशन होता है एल्डिहाइड का होता है। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोकेमिकल रिएक्शंस। कौन कौन से फैक्टर है जो फोटोकेमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है? पहला लाइट इंटेंसिटी, दूसरा रेशियो ऑफ हाइड्रोकार्बन टू नाइट्रिक एसिड, तीसरा मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स, हाइड्रोकार्बन रिएक्टिविटी होती है, प्रेजेंस ऑफ लाइट एब्जॉर्वर्स होते हैं, और एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन में हाई इंटेंसिटी होती है। अब बात करते हैं इसकी। पहला होता है लाइट इंटेंसिटी, दूसरा होता है रेशियो ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, टू नाइट्रिक ऑक्साइड्स, तीसरा होता है मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स, चौथा होता है हाइड्रोकार्बन रिएक्टिविटी, पांचवा होता है प्रेजेंस ऑफ लाइट एब्जॉर्बर्स। एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन जो होता है ये हाइट एंड इंटेंसिटी के लिए होता है। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोकेमिकल रिएक्शंस। जो होता है रेशियो ऑफ हाइड्रोकार्बन और नाइट्रिक ऑक्साइड्स, मेट्रोलॉजिकल वेरिएबल्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन रिएक्टिविटी होती है, प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑब्जर्वर्स होते हैं, और एटॉमिक इन्वर्जन हाइट और इंटेंसिटी के बीच में होता है। नेक्स्ट चलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। ओजोन O3 होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होता है और पेन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है जो फोटोकेमिकल के स्मोक की बात करते हैं तो ये ओजोन होता है, जो O3 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जो NO2 होता है, और ये PAN होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। आई इरिटेशंस की बात करते हैं, जो एल्डिहाइड और पेन के कारण होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है? PAN और एल्डिहाइड की वजह से क्या होता है? आई इरिटेशन होता है। फोटोकेमिकल स्मोक की बात करते हैं, जिसके मेन कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं फोटोकेमिकल स्मोक के। फोटोकेमिकल स्मोक की बात करते हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो होते हैं ओजोन प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स प्लस PAN, ठीक है। ये 3 ऑक्साइड्स होते हैं इसके। इसमें आई इरिटेशंस बोलते हैं एल्डिहाइड्स और पेन के कारण होते हैं। अब इसकी वेजिटेशन डैमेज की बात करते हैं तो O3, NO2 और PN से क्या होते हैं? वेजिटेशन डैमेज होता है। विजिबिलिटी रिड्यूस किसकी वजह से होती है? स्मोक की वजह से।
क्रैकिंग ऑफ रबर ओजोन की वजह से, फेडिंग ऑफ डाइस ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ स्मोक की वजह से होता है। नेक्स्ट चलते हैं, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन स्ट्रक्चर। ठीक है, एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जनरल कंसेप्ट होता है एटमॉस्फेयर में 4 हॉरिजॉन्टल लेयर में डिवाइड होता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर पर होता है 4 हॉरिजॉन्टल लेयर्स के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है, इसमें जो 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 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर होती है ना, वो होती है पहला ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है इसको कि TMT के सरिये होते हैं। ठीक है, TMT के सरिये होते हैं, ये सरिया बीच में रखना है बस इसको। तो इससे लिखना है आपको ट्रोपोस्फेयर, जो कितने से कितने तक होती हैं, 0 से 11 किलोमीटर तक होती हैं। फिर ये जो सरिया होता है स्ट्रेटोस्फेयर जिसको बोलते हैं, ये 11 से 50 किलोमीटर तक होती हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद में आता है मेसोस्फेयर, और जो लास्ट में आता है ना वो थर्मोस्फेयर होती है। ये सबसे ज़्यादा हाइट पे होती है। तो आपको कैसे याद रखनी है इनका सीक्वेंस को? TMTS है ना, जो अपना TMT का जो सरिया होता है ना वो ऐसे ही होता है। बस ये जो सरिया है इसको यहाँ रखना है सेकंड नंबर पे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। ठीक है, तो 0 से 11 किलोमीटर, इनकी डिस्टेंस 11 से 51 रुपये। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको। 0 से 11 किलोमीटर, 11 से 50 किलोमीटर। ठीक है, और फिर 50 से 85 किलोमीटर, और फिर 85 से डायरेक्ट 500। ठीक है, क्योंकि थर्मो ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ज़्यादा बड़ा वाइड होता है। तो कैसे याद होगी आपको? याद होगी ना, हाइट की बात करें तो 0 से 11 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर की 11 से 50, और फिर मेसोस्फेयर की 50 से 85, और 85 से 500। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। जब 15 डिग्री से लेके -56 डिग्री तक ट्रोपोस्फेयर होता है, और जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है -56 से लेके 0 डिग्री तक होता है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा आपका, है ना। फिर जो मेसोस्फेयर होते हैं इसमें 0 से लेके 92 तक होता है, और थर्मोस्फेयर में -92 से लेके 1200 डिग्री तक होता है। फिर बढ़ जाता है टेम्परेचर। तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर में 2 0 होती है, ऐसे कि एक तो 0 पे ख़त्म होता है, एक 0 से शुरू होता है। -52 से लेके 0 डिग्री से लेके -92 डिग्री तक होता है। अब गैसेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि गैस का अमाउंट डिफरेंट लेयर में वेरी करता है। कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करते हैं, जो ट्रोपोस्फेयर में जो एयर होती है वो कौन कौन सी होती है? नेचुरल जो हम कंज्यूम करते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस से ट्रेस अमाउंट ऑफ मोस्ट वाइडली इनर्ट गैसेस होती हैं। अब बात करते हैं एसिड रेन की, कि एसिड रेन क्या होता है, इसकी लोकेशन और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं हम। तो ट्रोपोस्फेयर में होती हैं एसिड रेन। कहाँ होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, उसके बाद में जो ट्रोपोस्फेयर होती है इसकी लेयर जहाँ मोस्ट लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं। ये ट्रोपोस्फेयर कहाँ पर होती हैं? जहाँ पर मोस्ट लिविंग थिंग जैसे हम रहते हैं। अब फॉर्मेशन की बात करते हैं कि कैसे फॉर्मेशन होता है। तो गैसियस इमिशन के अंदर क्या होता है? एसिड रेन में, ये जो एसिड रेन होती है ना, इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होती हैं, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की में। और रिएक्शन किसके साथ करती हैं? वाटर वेपर के साथ में। और फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड्स बनाते हैं ये लोग। क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो 2 चीज़ों का ही एसिड रेन के अंदर 2 चीज़ें ही होती हैं। कौन कौन सी होती है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सबसे पहले ये कैसे याद रहेंगे? जब आपको रिएक्शंस पता होगी किस किस की वजह से, SO2 प्लस नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की वजह से। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कितने बताए थे मैंने? 7 बताए थे उस टाइम पे आपको। ठीक है, वो जो सीरीज बताई थी N1 वाली N2 वाली, याद रखना। अब फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होती हैं? ये सल्फ्यूरिक एसिड्स होते हैं, जिसे H2SO4 और नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड जिसे HNO3 कहते हैं। ठीक है, ये एसिड रेन का लास्ट प्रोडक्ट होता है। अब बोलते हैं डिपोजिशन ऑफ एसिड्स। एसिड अर्थ पर रिडिपोजिट होते हैं एरोसोल, पार्टिकुलेंट और ड्राई डिपोजिशन से। अब बैड डिपोजिशन फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? रेनड्रॉप, स्नोफ्लैक्स, फॉग और ड्यू। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? बैड डिपोजिशन ऑफ एसिड रेन। ये सब बैड वेट डिपोजिशन है। और ये जो हैं ये ड्राई ये रिडिपोजिट होती हैं, है ना।
तो एसिड अर्थ पर जो डिपॉजिट होती हैं। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम का सेंसिटिव कैसे होता है? एसिड डिपोजिशन का इफेक्ट इकोसिस्टम सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग वेरी करता है। पीएच कंसेप्ट की बात करते हैं कि क्लीन जो रेन होती हैं वो स्लाइटली एसिडिक होती हैं CO2 डिजोल्व होने के कारण। ठीक है, स्लाइटली क्या होती हैं? एसिड होती हैं बिकॉज ऑफ CO2 डिजोल्व होते हैं। जो pH होता है क्लीन रेन का वो होता है 5.6 और एसिड रेन का लेस देन 5.6 होता है। तो आपको एक डाटा याद रखना, 5.6 इक्वल और लेस देन कर देना। जब एसिड रेन हो तो 5.6 से नॉर्मल नहीं होती हैं, तब आइस एसिड रेन कहते हैं। तब जब लेस देन होती है, लेस देन 5.6 होती है ना ये, तब इसको लेस देन 5.6 होती है तब इसको बोला जाता है एसिड रेन। अब बात करते हैं एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स के बारे में। ये डिपेंडेंसी होती है, इफेक्ट्स डिपेंड करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ इकोसिस्टम पर, कि आपका इकोसिस्टम कितना सेंसिटिव है। डैमेज टू द स्ट्रक्चर, बिल्डिंग, मोन्यूमेंट, स्पेशली हाईली इंडस्ट्रियल एरिया को बहुत अफेक्ट करता है। इफेक्ट ऑन द फॉरेस्ट, ट्रीज की जो ग्रोथ है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ एसिड रेन। उसके बाद में बात करते हैं बैनिशिंग ऑफ द ग्रीनरी को ये बैनिश करती हैं। इफ सॉइल पे क्या बात करता है? एसिड सॉइल को इफेक्ट करती हैं और प्लांट न्यूट्रिएंट एग्जांपल जैसे पोटेशियम वगैरह होता है ये ग्रेजुअली लीच आउट हो जाते हैं। किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से। टॉक्सिक एलिमेंट जैसे जिंक जैसे एलिमेंट्स को एक्यूमुलेट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इफेक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एसिड रेन से। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन सॉइल ऑर्गेनिज्म में क्या इफेक्ट पड़ता है? जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो पॉपुलेशन रिड्यूस होती हैं, एसिड रेन एनवायरनमेंट को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। जो वर्म्स होते हैं क्या होते हैं? अर्थवॉर्म्स होते हैं वो एसिड रेन की वजह से टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। एसिड रेन फार्मर्स के लिए सीरियस इशू है। अब इसकी रेमेडी बात करती है, इसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए एसिड रेन को लाइम से न्यूट्रलाइज किया जाता है। नेचुरली रेमेडी होती है, शॉर्ट टर्म मेजर होता है, रिपीटेड पीरियडिकली करना पड़ता है, ये कॉस्टली प्रोसेस है। लिमिटेशंस की बात करते हैं तो लार्ज एरिया में इम्प्लीमेंटेशन एक्सपेंसिव होती है। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है? एटमॉस्फेरिक में CO2 स्टेटस जो होता है, एटमॉस्फेरिक में CO2 0.03% होता है, बट कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रही है किसकी? CO2 की। क्या रीजन है इसके? कोल बर्निंग से, फॉसिल बर्निंग से और व्हीकल के इंक्रीज यूज़ होने से। इसकी डेफिनेशन और कंसेप्ट को अगर हम समझे तो इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसका इफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग, नोन एज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस के एग्जाम्पल अपन समझे तो कोल्ड कंट्रीज़ में ग्रीन हाउस यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन जैसे ट्रांसपेरेंट वॉल, ट्रांसपेरेंट रूफ्स। अब इसकी प्रोसेस समझते हैं। प्रोसेस की बात करते हैं तो ये जो सोलर हीट अंदर एंटर करती है और हीट सोइल और प्लांट को मिलती है। हीट बाहर एस्केप नहीं कर पाती हैं और हीट अंदर ट्रैप्ड रहती है, ये इसकी प्रोसेस होती है और जिसका रिजल्ट से हाउस वार्म रहता है, गर्म रहता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एटमॉस्फेयर में सिमिलर प्रोसेस एटमॉस्फेयर में होता है। ठीक है, मतलब जो मेन गैस इन्वॉल्व होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसकी प्रोसेस इनकमिंग सोलर हीट एंट्री करती है और हीट एटमॉस्फेयर के अंदर रिमेन करती है और हीट इजीली उससे बाहर नहीं निकलती है। इसका रिजल्ट अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज होता है इस वजह से। अब बात करते हैं रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या होता है कि ये मेजर ग्रीन हाउस गैस है, हीट को रिफ्लेक्ट बैक करती हैं और किसकी बर्थ? अर्थ की तरफ। और CO2 कंसनट्रेशन बढ़ने से हीट ट्रैपिंग इंक्रीज होती है, टेम्परेचर और भी बढ़ता है। अब बात करते हैं प्रोवाइड बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस, ये ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, नाइट्रियस ऑक्साइड N2। यहाँ कंफ्यूज करेगा वो ध्यान रखना, ये ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC। ठीक है, यहाँ पर बहुत कंफ्यूज करता है, इस जगह पे बहुत गलत कर देते हैं बच्चे क्वेश्चन को। CO2, CH4, CFC और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में एक एक करके। सबसे पहले आती है CO2। ये कंसंट्रेशन ट्रेंड है, एटमॉस्फेरिक में CO2 लगभग कितना है? पहले पढ़ा था 0.03% होता है। कंसंट्रेशन लगातार बढ़ती रहती है। इसका रीजन क्या होता है? फॉर इंक्रीज फॉसिल फ्यूल्स, डिफोरेस्टेशन, इम्प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से ये चीज़ें होती हैं।
है ना। पहले हम चीज़ों को क्या करते हैं, शॉर्ट में पढ़ते हैं माइंड में, मतलब एकदम मैपिंग ट्रेसिंग फॉर्म में। उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि फिर उसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब हीट ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। इंफ्रारेड जो एब्जॉर्ब करता है, हीट ट्रैप को प्रोसेस स्टार्ट करता है। अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन के बारे में। कंट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेजर कंट्रीब्यूटर्स होता है। उसके बाद में मैथेन CH4 क्या बोला था, मैथेन CH4 की बात करते हैं तो ये सोर्सेज होता है। इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होती रहती हैं गैसें। जो मेथेन CH4 होती हैं ये क्या होती हैं कि ये सोर्सेज से ऑर्गेनिक सब्सटेंस का एक डिकम्पोजिशन होता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होती हैं। अब बात करते हैं हीट ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी के बारे में। CO2 से लगभग 25 टाइम ज़्यादा होती हैं CH4। कंसनट्रेशन कम होने के बावजूद भी ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में 12% अपना कंट्रीब्यूशन दे ही देती हैं। हीट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है किसकी, मेथेन की, CO2 से लगभग 25% ज़्यादा, जो कंसनट्रेशन कम होने की वजह से भी इतना कंट्रीब्यूशन कर देती हैं अपना ग्रीन हाउस इफेक्ट में। अब बात करते नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इसकी भी है, CO2 से लगभग 230 टाइम ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करती हैं CO2 से, कौन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। पर कंसंट्रेशन बहुत कम होता है इसका। कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस में 6% होता है, किसका, नाइट्रोजन ऑक्साइड का। अब बात करते हैं रीजन फॉर इंक्रीज रीजन के एक्सेसिव नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, और इंक्रीज एग्रीकल्चर एक्टिविटी और इंटेंसिव व्हीकल ट्रैफिक से। उसके बाद में आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसका जो यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर, फायर एग्जिस्टेंस, क्लीन सॉल्वेंट, पेंट, इन सब में इसका यूज़ होता है। ओजोन लेयर पे इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ओजोन लेयर से डैमेज करती है, शॉर्ट वेव रेडिएशन को अर्थ सरफेस तक पहुँचाने देता है। अब बात करते हैं हीट एब्जॉर्बर्स के बारे में। तो CO2 से लगभग 15,000 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट देता है, ठीक है। तो CFC का सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सा, 25% CF। तो पूछ सकता है सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, उससे कम किसका है, ठीक है। तो यहाँ एक तो अपन को 12% देगा, एक 6% देगा, और एक दिखा हमको 25%, ठीक है। 25% वाला कौन सा था, CFC वाला, 6% वाला N2O वाला, और 12% वाला कौन सा था, CH4। और ये CO2 के बारे में पता नहीं कितना % कंट्रीब्यूशन करता है, पर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेजर कंट्रीब्यूटर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, मेजर इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस के इफेक्ट से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, रेज इन टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर। ग्लोबली टेम्परेचर रेज होता है इसका, अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री तक बढ़ सकता है 2050 तक। पोलर आइस कैप की बात करते हैं कि आइस कैप रैपिड मेल्टिंग होती है, ओशन लेवल राइज होता है इसकी वजह से, ठीक है। कोस्टल एरियाज़ की बात करें तो पॉपुलेशन को थ्रेट होते हैं जो कोस्टल पॉपुलेशन होती हैं। फ्लोरा फोना की बात करें तो इंक्रीज टेम्परेचर से एडवर्स इफेक्ट फ्लोरा फोना में पड़ता है, कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और एक्सटेंसिव का रिस्क होता है। ह्यूमन हेल्थ पर भी इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, क्लाइमेट चेंज होता है, सडन क्लाइमेट चेंज होता है, साइक्लोन का फॉर्मेशन ग्रीन हाउस की वजह से होता है, सीजनल साइकिल्स की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। अब बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशंस की। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो ओजोन, अभी इसकी 30 मिनट नहीं हुई क्या, 1 मिनट और बच रही है। अब बात करते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर की सेकंड जोन में आती है जिसे स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। ओजोन कहाँ आती है, सेकंड जोन में, स्ट्रेटोस्फेयर में। ये मेनली ओजोन गैस O3 को कंटेन करती हैं जिसकी हाइट लगभग 25 से 40 किलोमीटर अबव द ग्राउंड होती है। अब बात करते हैं इसके रोल की। जो शॉर्ट वेव अल्ट्रावायोलेट होती हैं वो UV रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं और अर्थ सरफेस को तक UV रेडिएशन के पहुंचने से रोकती है। ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे वार्न, स्किन कैंसर, इन सब चीज़ से प्रोटेक्ट करती है। ओजोन अम्ब्रेला की तरह होता है। ओजोन लेयर को जो ओजोन अम्ब्रेला कहा जाता है, ओजोन जो लेयर आता है, क्योंकि ये लाइफ को हार्मफुल UV रेज से बचाती हैं। कोजो ओजोन लेयर डिप्लेशन बता देते हैं आपको, तो प्राइमरी CFCSS और फ्योरॉन्स होती हैं, फ्योरॉन्स याद रखना। और दूसरा नेचर ऑफ CFC की बात करते हैं, इसमें फ्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन कंटेन करती हैं। नेचर प्रोसेस प्रोड्यूस नहीं होता है, ह्यूमन मेड है।
ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है। यूज ऑफ CFC एरोसोल प्रोपेलेंट्स, रेफ्रिजरेटर, सॉल्वेंट्स और फॉर्म्ड प्लास्टिक प्रोडक्शन इसी के अंदर आता है। अब बात करते हैं फोटोलाइटिक रिएक्शंस ऑफ CFC ओजोन। CFC स्टेप 1 में क्या होता है, जो CFC होती है UV से रिएक्ट करके क्लोरीन सब्सटेंस और अदर सब्सटेंस बनाती हैं। स्टेप 2 में जो क्लोरीन है O3 से रिएक्शन करके ClO और O2 बनाती है, जिसके रिजल्ट से ओजोन मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय होता है और चेन रिएक्शन से डिप्लीशन फास्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं कंपैरिजन विद द अदर गैसेज, और गैसों के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। तो मेथेन की बात करते हैं, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है, पर प्रोटेक्शन भी अफोर्ड करता है। जो NO2 होता है जो ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो HFC होता है वो क्लोरीन प्रेजेंट नहीं होता है, पर ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल नहीं है, इसलिए CFC रिप्लेसमेंट के रूप में यूज होते हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करते हैं, जो यूवी रेज इंपॉर्टेंट होती हैं, इम्पैक्ट होती हैं। यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ सरफेस तक पहुंचती है, हार्मफुल रेडिएशन एक्सपोजर बढ़ता है। टेम्परेचर इफेक्ट की बात करें तो रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन स्पेस में लॉस हो जाता है, एटमॉस्फेयर हीट रिटेन नहीं कर पाता है, ग्लोबल टेम्परेचर बैलेंस डिस्टर्ब होता है इसकी वजह से। जो टेम्परेचर इफेक्ट होता है उसमें क्या क्या होता है, रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन स्पेस में लॉस हो जाती हैं, एटमॉस्फेरिक हीट रिटेन नहीं हो पाता है, ग्लोबल टेम्परेचर बैलेंस डिस्टर्ब होता है। अब बात करते हैं इसके क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में। ओजोन और CO2 दोनों मिलकर अर्थ टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल और प्रिवेंशन ये लॉजिक होता है। CFC का जो रिप्लेसमेंट का यूज होता है, क्लोरीन फ्री कंपाउंड्स का यूज होता है, ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस अडॉप्ट करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेट्रोलॉजी। इसकी मेट्रोलॉजी क्या होती है, इसका इम्पैक्ट, इम्पोर्टेंस और मीनिंग समझते हैं। एयर पोल्यूशन और मेट्रोलॉजिकल कंडीशन का क्लोज रिलेशन होता है। ये एडवर्स मेट्रोलॉजिकल कंडीशन से पोल्यूशन की प्रॉब्लम बढ़ाती हैं। इन्वायरमेंट इंजीनियर के लिए मेट्रोलॉजी को अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं नेचुरल प्योरीफिकेशन प्रोसेस की। एटमॉस्फेरिक कंडीशन के थ्रू कंटामिनेंट्स का डिस्पर्जन होता है, जो पोल्यूशन को डाइल्यूशन और रिमूवल इसी के अंदर होता है। एलिमेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो इसमें होता है बेसिक नेचर और मेन एटमॉस्फेरिक एलिमेंट और वेदर फॉर्मेशन, 3 चीज़ें होती हैं। तो बेसिक नेचर समझते हैं सबसे पहले मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना का। तो ये क्या होता है, इसमें मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना बेसिक बट वेरिएबल होते हैं, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से वेदर फॉर्म होता है। अब बात करते हैं मेन एडवांटेज ऑफ एलिमेंट्स की। एटमॉस्फेरिक हीट, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। अब वेदर फॉर्मेशन की बात करते हैं। विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और प्रेशर, विंड, मॉइस्चर के इंट्रैक्शन से वेदर बनाता है। अब बात करते हैं स्केल ऑफ मोशन क्या होते हैं, समझते हैं इस बात को। इसकी डेफिनेशन होती है, एटमॉस्फेयर में एयर के जो मास मूवमेंट होता है डिफरेंट लेवल पर ऑब्जर्व होते हैं और लोकल से ग्लोबल स्केल तक, जिसको बोला जाता है स्केल ऑफ मोशन। इसके क्लासिफिकेशंस की बात करें ज्योग्राफिक रेंज के बेसिस पे तो होता है मैक्रो स्केल, मीसो स्केल और माइक्रो स्केल। ये 3 तरीके के स्केल होते हैं। अब बात करते हैं मैक्रो स्केल के बारे में। ये लार्ज प्लानिटरी सर्कुलेशन पैटर्न होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक ये कवर करता है और कॉन्टिनेंट और ओशियन के ऊपर ये एक फिनोमिना होता है, ठीक है। अब विंड डायरेक्शन कंट्रोल कैसे करता है वो हम समझते हैं। विंड डायरेक्शन कंट्रोल प्रेशर ग्रेडियंट होता है, अर्थ रोटेशन होता है, इसकी वजह से ये विंड डायरेक्शन कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं कोरोलिसिस फोर्स की। तो विंड डिफ्लेक्ट होती हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर राइट से साउथन हेमिस्फीयर लेफ्ट तक। अब दूसरा आ जाता है मीसो स्केल। ये रीजनल ज्योग्राफिक यूनिट पर डेवलप होता है। ये एक हॉरिजॉन्टल स्केल है जो 10 to 100 ऑफ किलोमीटर जाता है। लोकल टोपोग्राफी को ये इफेक्ट करता है। इन्फ्लुएंस फैक्टर कौन कौन से हैं इसके मेसो स्केल्स के? इसके इन्फ्लुएंस फैक्टर्स जो हैं माउंटेन, ओशियन बॉडीज, फॉरेस्ट, अर्बन डेवलपमेंट, ये सारे इसके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है। एग्जांपल बात करें तो लैंड फ्रंट्स, अर्बन हीट आइसलैंड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं माइक्रो स्केल। ये वेरी स्मॉल एरियाज होती हैं, लेस देन 10 किलोमीटर, ग्राउंड लेवल पर एटमॉस्फेरिक लेवल होती है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो होती हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेस, थर्मल चेंजेज और विंड डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड पैटर्न्स। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल्स होते हैं स्मोक फ्लूम डिस्पर्जन फ्रॉम द स्टैक्स, बिल्डिंग्स, ट्री, बुशेज का इफेक्ट,
एंड मैकेनिकल टर्बुलेंस, ये सारे माइक्रो स्केल्स के इफेक्ट हैं। अब इसमें एक नोट दे रखा है कि मेसो स्केल्स माइक्रो स्केल एयर मूवमेंट कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन के लिए विटल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हीट के बारे में पढ़ते हैं। हीट की इम्पोर्टेंस समझते हैं। तो क्लाइमेट कंडीशन का मेजर कैटलिस्ट है ये, एटमॉस्फेरिक में वेरिएबल होते हैं। सोर्सेज की बात करें तो हीट एनर्जी ट्रांसफर एटमॉस्फेयर में सन से आती हैं, और शॉर्ट वेव रेडिएशन 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है इनकी, जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं। रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ लॉन्गर वेवलेंथ इमिट करता है और मोस्टली इनविजिबल हीट रेडिएशन होता है। हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म की बात करते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और कंडेंशन इवोपरेशन साइकिल से होता है। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल होता है, इसका जो बेसिक आइडिया होता है, आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस वीडियो हेयर। ठीक है, अब ये जो कंट्रोल वाला पोर्शन है ना, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए बाय।